इंडिया के अंदर पाइल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। भारत में आपने कभी न कभी बवासीर शब्द का एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा। पर मुझे लगता है जिस हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम है उस हिसाब से नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में। मैं हूं डॉक्टर अज़हर। क्या आपको पॉटी के बाद ब्लीडिंग होती है या फिर आपके एनस के पास कुछ ज़्यादा स्वेलिंग आई है, तो हो सकता है कि आपको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स हो। और दोस्तों, ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अब भी लोग इसके बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो आगे प्ले नहीं किया रहेगा या फिर एग्जिट कर लिया रहेगा। ये पाइल्स क्यों होते हैं, इसका सही इलाज क्या है, बिना दर्द के कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, बिना सर्जरी के इसका इलाज हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ें हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इंडिया के अंदर पाइल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम स्टडीज़ की देखेंगे तो 12 करोड़ लोग पाइल्स से सफ़र करते हैं और 50% लोग 50 साल के बाद तक इसे फेस करते रहते हैं। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इसका है 30 टू 60 ईयर्स ऑफ। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अर्बन लोगों में पाइल्स का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वेस्टर्नाइज़्ड लाइफ़स्टाइल की वजह से और प्रोसेस्ड फूड की वजह से। एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका की गाइडलाइंस कहते हैं कॉन्स्टिपेशन और लो फाइबर डाइट सबसे बड़ा मेजर कॉज है पाइल्स होने का। तो एग्जैक्टली पाइल्स होते क्या है? सिंपल भाषा में अगर हम बताएं तो हिमोरॉइड्स या पाइल्स आपके एनल रीजन के अराउंड में अंदर की तरफ और थोड़ी बाहर की तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनका काम ये रहता है कि वो कॉन्टिनेंस में मदद करे। जब इन ब्लड वेसल्स के अंदर सूजन आ जाती है या फिर ज्यादा कंजेशन हो जाता है, तब ये पाइल्स का रूप ले लेते हैं। कभी कभी ये बाहर भी निकल आते हैं या फिर इनमें से ब्लीड भी होता है। तो 2 टाइप्स के पाइल्स होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड। इंटरनल हेमोरॉइड्स आपके डेंटेड लाइन के अराउंड में होते हैं और मोस्ट कॉमनली उनमें से ब्लीडिंग होती है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो बाहर की तरफ होते हैं और उसमें स्वेलिंग का चांसेस ज़्यादा है या कभी-कभी उसमें ब्लड थ्रोम्बोस हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं थ्रोम्बोस पाइल्स। चलिए अब समझते हैं पाइल्स होने के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या बहुत ज़्यादा देर तक पॉटी के टाइम पे ज़ोर लगाना, ज़्यादा देर तक टॉयलेट पे बैठे रहना, वेरी कॉमनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पाइल्स का इंसिडेंस या फिर फिशर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। वेरी लो फाइबर डाइट या एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड की डाइट भी आपको पाइल्स दे सकती है। एक्सेसिव ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ मेन रीजंस है जिसकी वजह से पाइल्स का इंसिडेंस बढ़ता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी बोलती है कि रिपीटेड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हेमोरॉइडल डिसीज। मतलब मोशन पास करने के टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से पाइल्स होता है। सिमिलरली यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जरी ये सजेस्ट करते हैं कि स्टूल कंसिस्टेंसी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ पाइल्स और सिम्प्टोमेटिक पाइल्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेमोरॉइड्स। अक्सर पेशेंट ये प्रॉब्लम बताते हैं कि पॉटी के बाद उनको ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक फाउंटेन जैसी ब्लीडिंग होती है, या फिर कभी-कभी इस ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड एनल इचिंग होती है, या फिर ये मोशन के दौरान या मोस्ट इंपोर्टेंटली मोशन के एंड के बाद ये ब्लीडिंग हो सकती है। कभी-कभी स्वेलिंग या बल्ज आ जाता है जो पेशेंट को फील भी हो सकता है। समटाइम्स देयर कैन बी पेन। पेन तब होता है जब एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के अंदर ब्लड आके क्लॉट हो जाता है। देन वी कॉल इट एज़ अ थ्रोम्बोस्पाइन। कभी-कभी बैठने में और चलने में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। समटाइम्स द इंटरनल पाइल्स और कैन कम आउटसाइड एंड गेट स्टक एंड बिकम इररेड्यूसिबल। जब वो ज़्यादा कंजेशन या फिर वो कभी-कभी गैंग्रीनस या नेक्रोटिक भी हो सकते हैं। एक कॉमन मिथ ये है कि हर ब्लीडिंग पाइल्स होता है, जब सबसे गलत चीज़ यही है, हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होता है। जैसा हमने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि एनल ब्लीडिंग व्हिच परसिस्ट लॉन्गर टाइम इवन आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट कैन बी कोलोरेक्टल कैंसर्स। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में ऑलरेडी हमने देखा है कि कोलोरेक्टल कैंसर्स का इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली यंग लोगों के अंदर भी कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो ब्लीडिंग को पाइल्स समझ के इग्नोर कभी भी मत कीजिए, सही डॉक्टर की सलाह लीजिए। पाइल्स को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? आप अपने पाइल्स को खुद डायग्नोज नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो एक मेडिकल डॉक्टर करता है, क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर या फिर एक क्वालिफाइड सर्जन आपको एग्जामिन करके असर्टेन करेंगे कि आपकी जो बीमारी है वो पाइल्स है या नहीं। इसके अंदर एक टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोक्टोस्कोपी, जिसमें छोटी सी दूरबीन से हम एनल कैनाल का एग्जामिनेशन करते हैं। कभी-कभी कोलोनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है जब काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो या फिर ऐसा डाउट हो कि देयर इज़ सम अदर कोलोनिक पैथोलॉजीज एज़ वेल। एसीपी, जीबीआई और एनसीसीएन कहते हैं कि हर एक इंसान जो मोर देन 45 इयर्स का है और उसको रेक्टल ब्लीडिंग या एनल ब्लीडिंग हो रही है, तो डेफिनिटली हमें कैंसर का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि स्टेज वाइज पाइल्स को हम कैसे डिस्कस करते हैं या कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स को हम लोग जनरली माइल्ड बोलते हैं। इसके अंदर जो पाइल्स हैं वो आपके इंटरनल पाइल्स हैं और वो अंदर तक ही लिमिटेड है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज इन वाटर इनटेक, समटाइम्स किसी-किसी को हम सिट्स बाथ भी बताते हैं। सिट्स बाथ ये होता है कि आप एक या तो कमोड के अंदर या फिर देयर इज़ अ स्पेशल टब
इन विच यू विल टेक अ ल्यूकवार्म वाटर एंड वहाँ पे आप उसमें बैठेंगे 10 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे एंड इट विल गिव यू सम रिलीफ फ्रॉम द पेन। मेडिकेटेड क्रीम्स एंड फ्लेवोनॉइड बेस्ड मेडिसिन्स जो होते हैं टैबलेट्स, वो आपके ग्रेड 1 या माइल्ड पाइल्स को ट्रीट कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे मैंने कहा, गुड लाइफस्टाइल मेंटेनेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 पाइल्स जो रहते हैं, उनको हम लोग ऑफिस प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे कि रबर बैंड लाइगेशन, जहाँ पे हम लोग पाइल्स के बेस पे जाके रबर बैंड को लाइगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे श्रिंक हो जाते हैं। या फिर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ इंफ्रारेड कोएगुलेशन और स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में भी हम लोग ये करते हैं कि एक स्पेशल केमिकल को हम लोग पाइल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे क्लॉट होके रिज़ॉल्व हो जाता है। अगर पाइल्स सीवियर ग्रेड के दैट इज़ ग्रेड 3 या ग्रेड 4, उस केस में हम लोग को सर्जिकल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ता है। सर्जिकल ऑप्शंस में हेमोरोइडेक्टमी इज़ अ प्रोसीजर, जहाँ पे हम लोग पाइल्स को एक्सरसाइज करके बाहर निकाल देते हैं। नाउ न्यूअर टेक्निक्स व्हिच आर अवेलेबल इज़ स्टेपल्ड हेमेरोइडोपेक्सी या फिर एमआईपीएच हम लोग कॉमनली बोलते हैं, जिसमें स्टेपलर के ज़रिए से एक्सेसिव पाइल्स को हम लोग कट करके वहाँ पे स्टेपल कर देते हैं। या फिर बहुत कॉमनली लेज़र्स भी यूज़ हो रहे हैं। लेज़र्स एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है, बट एवरी पाइल्स इज़ नॉट एमेनेबल फॉर लेज़र एंड लेज़र इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड। एक्यूरेसी की गाइडलाइंस भी ये कहती है कि एमआईपीएच एंड लेजर्स आर सेफ इफ परफॉर्म बाय क्वालिफाइड सर्जन। अब चलिए, सर्जरी होने के बाद व्हाट इज द रिकवरी एंड व्हाट इज द प्रिवेंशन टिप्स। याद रखिए, सर्जरी उसका परमानेंट इलाज नहीं है। अगर लाइफस्टाइल मेंटेनेंस नहीं रखा तो पाइल्स कैन कम बैक इवन आफ्टर सर्जरी। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक प्रॉपर केयर इवन आफ्टर यू हैव अंडरवेंट अ सर्जरी फॉर आइज। पोस्ट ट्रीटमेंट रिकवरी काफी हद तक सिंपल होती है। 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है। सॉफ्ट डाइट हाइड्रेशन में चालू कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना बहुत ज़रूरी रहता है। हम ऐसे मेडिकेशन या लैक्सेटिव्स देते हैं जिससे आपके स्टूल सॉफ्ट रहे और डेली लेवल ऑफ सिंपल एक्टिविटीज इज अलाउड, बट एक्सेसिव वेट बेयरिंग इज नॉट अलाउड, प्रोलॉन्ग सिटिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड और ज़्यादा ड्राइविंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड आफ्टर द सर्जरी। और याद रखिए, लाइफ स्टाइल चेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए, कुछ मिथ्स को इसके अराउंड में हम लोग बस्ट करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पाइल्स का इलाज पॉसिबल नहीं है या फिर सर्जरी के बाद भी पाइल्स वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है। सर्जरी से कंडीशन वर्स हो जाएगी या सर्जरी के बाद उनका जो स्टूल और मोशन का कंट्रोल है वो लॉस हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्वालिफाइड सर्जन से अगर आप सर्जरीज कराते हो तो एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली करेक्ट सर्जरीज करते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम चले जाती है, लेकिन नॉर्मल फंक्शंस को कोई इफेक्ट नहीं होता। ट्रुथ ये है, पाइल्स एक फुली ट्रीटेबल डिसीज है, स्पेशली जब आपने समय पे डिटेक्ट किया है और समय पे उसका ट्रीटमेंट किया है। मॉडर्न टेक्निक्स से काफ़ी हद तक पेन रिलीफ है, फास्टर रिकवरी इज़ पॉसिबल। तो कंक्लूड करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर आपको टॉयलेट के बाद एनल ब्लीडिंग होती है या फिर स्वेलिंग इन पेन होता है, तो शर्माइए मत। आप अपने सर्जन या आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड इसको सॉर्ट कर लीजिए। फाइल से राहत बहुत ईज़िली मिल सकती है, बस पहला कदम आपको उठाना ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर अज़हर और मिलते हैं अगले वीडियो में सिमिलर टॉपिक्स के बारे में, और बेयर वाइटल्स पे हम लोग हेल्थ केयर के अवेयरनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सारे वीडियोस मैं अपने डेली बिज़ी प्रैक्टिस के साथ में करता रहता हूँ। सो मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेयर वाइटल्स को। आई एम अ प्रैक्टिसिंग सर्जन। ये हेल्थ केयर अवेयरनेस के बारे में वीडियोस बनाने का मेरा ये इंटेंशन है कि काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स को बेसिक-बेसिक चीज़ों के अंदर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होता है या फिर बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, जिसको मैं पूरी तरीके से हर पेशेंट को मैं नहीं समझा पाता। तो मैंने ये वीडियो चैनल बनाया है, जिसकी वजह से जब जो भी मेरे पेशेंट्स रहते हैं, अगर वो इस वीडियोस को रेफर करते हैं तो उनके सारे मिथ्स बस्ट हो जाते हैं या फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सिमिलरली इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है ऑन द डिजिटल मीडिया। सो आप किसी भी एक्स वाई जेड इंसान के हेल्थ एडवाइसेस को एक्सेप्ट नहीं करना है। यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द क्वालिफाइड सर्जन्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर दैट पर्टिकुलर एडवाइसेस। थैंक यू सो मच।